वेलकम साथियों, मैं पीके प्रेम फिर से आज इजी वे में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम फिर से यूपीपीसीएल के अगले सीरीज का जो वीडियो लगातार हम लोग को प्रोवाइड करके एनालिसिस कर रहे हैं, वो उनका 31 नंबर क्वेश्चंस 25/1/2019 के जो पहला पार्ट हमने बता दिया और आगे पार्ट में 31 नंबर क्वेश्चंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं। इजी वे के इस चैनल पर आप यूपीपीसीएल के सभी पेपर का एनालिसिस देख पा रहे हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चंस है आज का 31 नंबर से, और 30 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, चले आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन आर इंसुलेटेड बाय, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर कोर का जो लेमिनेशन होता है वो लेमिनेटेड किससे किया जाता है। तो आपको याद रखें, कम्यूटेटर में जो सेगमेंट को लेमिनेट किया जाता है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइका का यूज करते हैं सेगमेंट के बीच में। लेकिन एक ट्रांसफार्मर का कोर अगर लेमिनेट करते हैं, ये कोर देख पा रहे हैं, ये पत्ती वाला, ये ई आकार का, आई आकार का होता है, यू आकार का होता है। ये जो एक दूसरे से लेमिनेट किया जाता है ना, तो इसके बीच में वार्निश लगाया, क्या वार्निश का उपयोग करते हैं, वार्निश। ठीक है, तो किसका उपयोग करते हैं, वार्निश का। समझ में आ रहा है? ये कोर देख रहे हैं ना, इसको लेमिनेटेड करने के लिए, यानी ट्रांसफार्मर कोर है ये, इसी में वाइंडिंग किया जाता है। इसी में एक साइड प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरी साइड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन ऑफ, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं हिंदी में समझा देता हूं। कह रहा है कि फ्लेमिंग्स का जो दाएं हाथ का नियम है ना, वो किसको कैलकुलेशन के लिए, किस पर्पज से यूज करते हैं। तो आइए हम तो सबसे पहले जानते हैं कि राइट हैंड रूल जो है वह विद्युत जनित्र में काम करता है, और विद्युत जनित्र में किस चीज का पता करने के लिए नियम का प्रयोग करते हैं कि वह जो जनित्र होता है ना, वह वोल्टेज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पैदा करता है, उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए दाएं हाथ का नियम यानी फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। ये देख पा रहे हैं ना, आपको अच्छे से बताए थे राइट हैंड रूल के बारे में, अच्छे से कॉन्सेप्ट और ट्रिक कॉमेडी के साथ में बताए थे। पिछली वीडियो आप जाकर देखेंगे, आपको एकदम इसमें समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। ये देख रहे हैं ना, अपना दाहिना हाथ निकालिए और अंगूठा और ये तर्जनी और ये मध्यमा, तीनों को परस्पर 90 डिग्री पर रखते हैं। कितने पर? 90 डिग्री पर। और ये जो अंगूठा है ना, ये मोशन को दर्शाता है, मोशन। एम हमने बताया था उस समय कि एम मतलब मदर, ये जो एफ है ना तर्जनी, फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको फादर बोल देते हैं। तो मदर और फादर मिल के क्या बनाया, चिल्ड्रेन। मदर फादर जब एक साथ हुआ तो क्या पैदा हुआ भाई, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मतलब यानी सी, मतलब करेंट, सी। तो याद रखिए, मोशन यानी अंगूठा मदर, किसका, गति की दिशा को, फील्ड फादर, तर्जनी, और ये जो मध्यमा है ना, वो करंट की दिशा दर्शाता है। याद रखिएगा, बार बार पूछता है कभी, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा ज्ञात करने के लिए राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चंस के जो रूल्स है ना, रूल्स के सभी नियमों को याद रखना जरूरी होगा, तो आपके क्वेश्चंस आसानी से समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वाट मीटर इज एन, कह रहा है कि वाट मीटर, इसमें ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा वाट मीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है वो डिफरेंट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, टाइप है। तो इस टाइप में कौन सा टाइप है वाट मीटर। तो देखिए, आपको छोटी जानकारी के लिए बता दूं, आप इसे इंस्ट्रूमेंट विद्युत मापक यंत्र में पढ़ते हैं। मापक यंत्र डिफरेंट प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी में 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। पहला इंडिकेटिंग होता है। क्या होता है? इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग यानी सूचक, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जिसे हिंदी में सूचक यंत्र बोलते हैं, सूचक यंत्र। और एक होता है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग टाइप। एक होता है इंटीग्रेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग, जिसे हिंदी में समाकलन प्रारूप कहते हैं। तो इंडिकेटिंग में जो
मापक यंत्र आते हैं उनका नाम मैं लिख देता हूं। ये जो वोल्ट मीटर है ना, V वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर W यानी वाट मीटर, ये सारे चीज क्या है, इंडिकेटिंग मीटर है। समझ गए ना। रिकॉर्डिंग टाइप भी होता है और इंटीग्रेटिंग भी होता है। समझ गए ना। सबके टाइप अलग अलग होते हैं, लेकिन बात जिसका करता है मैं उनकी बातों को यहाँ पर रखता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए रिकॉर्डिंग टाइप है, हमने कहा रिकॉर्डिंग टाइप वाट मीटर में नहीं आता, अभी किसने बताया, इंडिकेटिंग में आता है वोल्ट मीटर, एमीटर और वाट मीटर। तो यहाँ लिखा हुआ है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अपना आंसर से काम है इसमें, इसलिए आंसर तक की बात करते हैं। समझ गए ना। तो इंडिकेटिंग टाइप कौन सा हुआ, वाट मीटर। इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, आप सामने में जाते हैं, सप्लाई लगी हुई रहती है, आप देख लेते हैं कि 5 एम्पियर करंट जा रही है। आप वोल्ट मीटर में देखने जाते हैं कि आपके घर में भी सप्लाई में फिलहाल जो वर्तमान में आपके सामने में जो वोल्ट मीटर बता रहा है वो 220 बता रहा है। कोई दूसरा आदमी गया उसको 210 बताया। कहने का मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने में जो आप दिख पा रहे हैं वोल्टेज सूचक करता है, सूचित करता है, वो होता है इंडिकेटिंग। रिकॉर्डिंग मतलब वो दोनों, मतलब आप दोनों आदमी देखने गए, दोनों आदमी का पहले क्या था अब क्या था, दोनों को रिकॉर्ड करके एक नया परिणाम देता है, वो रिकॉर्डिंग होता है। इंटीग्रेटिंग की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है क्या, एनर्जी मीटर। आपके घर में जो लगा होता है कौन सा, वो यूनिट मेजर करते हैं ना, वो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप। वो एनर्जी मीटर KWH किलोवाट घंटा आवर में आपको एनर्जी यूनिट देती है, जो आपको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के उसमें यूनिट यानी 1 महीने में आपने कितनी बिजली खपत की, वो सारा का सारा डाटा उसमें इंक्लूड रहता है। तो वो होता है इंटीग्रेटिंग, मतलब शुरू से लेकर अंत तक का पूरा खर्च जो आपने बिजली किया उसका वह नोट डाउन रखता है, इसीलिए उनको कहते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप। लगभग बातों की मैंने चर्चा कर दिया। यहाँ पर पूछ रहा था वाट मीटर, जो उदाहरण है इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का। समझ गए ना। तो इसीलिए आंसर हुआ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट एक वाट मीटर है। समझ गए। चले आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये 2 परिणामित्र के समांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाता है। आपको पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल करने के लिए, समांतर में जोड़ने के लिए कौन कौन से नियम से, कौन कौन से चीज रखने चाहिए। तो आपको ये याद नहीं है तो कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको याद है क्या क्या समांतर करने के लिए जरूरी है तो वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप किसी सप्लाई पर जोड़ते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसके जो 2 ट्रांसफार्मर लगाते हैं ना, ये देखिए ट्रांसफार्मर A और यह ट्रांसफार्मर B, दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने का मतलब, समांतर में जोड़ने का मतलब आपको फ्रीक्वेंसी समान रहना चाहिए दोनों का। दूसरा बात, इसमें इसके वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए। और टर्न रेशियो की बात करें, ट्रांसफार्मर रेशियो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर का ग्रुप भी समान रखना चाहिए। क्या कि आपको बता देते हैं कि जब कभी ट्रांसफार्मर को कनेक्शन करके पैरेलल करते हैं तो वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, स्टार डेल्टा का कनेक्शन कैसा है, तो दोनों में कनेक्शन अगर सेम ग्रुप का होना चाहिए। समझ गए ना। इसीलिए आप आते हैं ऑप्शन पर, कह रहा है उन्हें समान आवृत्ति पर संचालित करना चाहिए। तो हमने कहा अभी समान आवृत्ति पर संचालित करना चाहिए, ये बात सही है। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए दोनों का, और उनका परिणमन अनुपात सेम होना चाहिए, मतलब ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी वह सेम होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर रेशियो यानी परिमाण अनुपात। दूसरा कह रहा है वोल्टता निर्धारण, मतलब रेटिंग। हमने कहा कि वोल्टता रेटिंग होना जरूरी है आपको, कि कितने वोल्टेज का, कितने केवीए का, कितने किलो वोल्ट का यूज करते हैं। ठीक है। और कह रहा है आगे का ऑप्शन में है कि कह रहा है कि धारा निर्धारण रेटिंग। अरे करंट निर्धारण रेटिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है यहाँ पर ये रूल्स में, क्योंकि आप कौन से ट्रांसफार्मर पर कितना लोड लग जाएगा वो तो निर्भर करता है करंट उसके लोड पर। तो लोड आप निर्धारण थोड़ी करते हैं। आप ट्रांसफार्मर लगा दिए, 2 ट्रांसफार्मर पैरेलल में लगा दिए, एक ट्रांसफार्मर पे कोई मोटर लगाया, जनरेटर लगाया, कोई एक पर कम ही वोल्टेज का लगाया यूज लोड में, तो भाई लोड तर अपन
डिसाइड नहीं करते हैं। लोड कस्टमर लगाएगा, आपके गांव वाले लगाएंगे, तो वो तो निर्धारण करेगा उसके घर पर। तो इसलिए रेटिंग की हम लोग निर्धारण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि लोड जितना बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, इसीलिए करंट रेटिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। समझ गए ना? तो ये इसके रूल के अनुकूल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हुआ कि इस नियम का पालन नहीं करते, किसका? करंट निर्धारण का। समझ गए ना क्वेश्चंस को? चले अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए, कह रहा है हाउ मच लोड इंक्रीज ड्यू टू फ्यूचर मॉडिफिकेशन शुड बी प्रोविजन इनटू डिजाइन ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहा है, इस क्वेश्चन को हिंदी में हम समझते हैं पहले आसानी से, कि कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट का जो हम लोग डिजाइन करते हैं ना, वो फ्यूचर में कितने परसेंटेज लोड आगे पीछे करके रख सकते हैं। कितने परसेंटेज लोड अधिक भी हो जाए तो आपके इंस्टॉलेशन पर, आप जो बिजली का वायरिंग करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। इस क्वेश्चन को समझ के क्या कह रहा था? तो ये याद रखिए, आप अपने घरों में ऐसे वायरिंग करते हैं जहां पर 20% अधिक लोड भी हो जाए तो आपके वायरिंग पर, आपके इंस्टॉलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना? 20%। 20% यानी मान लीजिए आप अपने घर में 2 किलोवाट लोड तक का वायरिंग कर दिए, 2 kW, 2 किलोवाट यानी, समझ गए, यानी 2000 वाट। ठीक है। और बाय द वे किसी दिन आपके घर में बढ़ई आ गया, उन्होंने क्या किया? अपना औजार लगा दिया, अपना मशीन लगा दिया, ड्रिलिंग या कटिंग या स्विमिंग जो भी लगाया वो लगा दिया, तो आपका क्या हुआ कि और भी लोड बढ़ गया। मतलब 800 वाट का उन्होंने लगा दिया, 800 वाट का लगा दिया। तो उस समय अगर 2 किलोवाट के लिए पर्सनल वायरिंग करते तो क्या होता है आपको कि अगर तीसरा कोई ऑटोमेटिक अगर मशीन लगाता तो आपकी वायरिंग जल सकती थी, फ्यूज उड़ सकता है, तार जो आपस में मेल्ट हो सकता था। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया कि अगर उसका 20% अधिक होना चाहिए, मैक्सिमम लग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2 किलोवाट यानी 2000 वाट का 20% की बात करें तो 20/100 कितना बढ़ गया भाई? 200 वाट। अगर 200 वाट एक्स्ट्रा भी लग जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब है 20% अधिक लोड बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इंस्टॉलेशन में 20% का इंक्रीजिंग होना चाहिए फ्यूचर में। ठीक है। तो क्या करना है? इंस्टॉलेशन कितने परसेंट मायने रखता है मैक्सिमम फ्यूचर के लिए? 20%। समझ गए हैं? चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है? कह रहा है कि ये दिष्ट धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है? आइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो डीसी जनरेटर होता है ना, उसका चुंबकीय और यांत्रिक यानी मैकेनिकल लॉस दोनों को एक नाम से क्या कहा जाता है? चुंबकीय लॉस क्या होता है? चुंबकीय लॉस जो आप मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें लीकेज के कारण चुंबकीय लॉस होता है, और यांत्रिक जो लॉस होता है वह घर्षण के कारण विंडेज लॉस, यानी देखिए याद रखिए फ्रिक्शन यानी घर्षण, फ्रिक्शन के कारण, और वो इसी को घर्षण बोलते हैं। एयर लॉस, एयर लॉस, ये सारे बियरिंग के कारण लॉस, ये सारे लॉस यांत्रिक लॉस में आता है। इन दोनों लॉस को मिलाकर उसको बोलते हैं परकीर्ण लॉस। क्या बोलते हैं? परकीर्ण लॉस। याद रखिएगा, परकीर्ण लॉस। कोर हानि तो सिर्फ कोर में होगा, ताम्र हानि सिर्फ वाइंडिंग में होगा, घूर्णन हानि सिर्फ बेयरिंग में होगा, लेकिन ये सभी लॉस को मिला करके एक नया नाम दिया है परकीर्ण। याद रखिएगा, परकीर्ण हानि बोलते हैं। समझ गए क्वेश्चंस? चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये। समझ गए? आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी इस न्यूमेरिकल में, लेकिन इसे आप इस पे कपार में टेंशन हेजिटेशन नहीं लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके आईटीआई लेवल से थोड़ा सा टफ है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका समझ में। ये क्वेश्चंस लिया गया थोड़ा अपर लेवल से, क्योंकि आईटीआई के किसी भी बुक में ये क्वेश्चंस नहीं है। समझ गए? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि 500 वोल्ट 8 पोल वाला जनरेटर 200 एम्पियर करंट देता है, और शंट यानी 5 संयोजित का मतलब होता है शंट कॉम्बिनेशन, 1280 कंडक्टर और 160
दिक् परिवर्तन कम्यूटेटर खंड लगा है यदि बरस उदासीन है, न्यूट्रल एक्सिस से 4 खंड अग्रवर्ती यानी एडवांस में प्रति पोल एम्पियर टर्न फेरों की संख्या की गणना करें। देखिए इतनी कहानी के बाद आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पोल का जनरेटर है और कम्यूटेटर का जो खंड है ना वो 160 खंड का बना हुआ है। देखिए ये जनरेटर होता है ना, उसमें कम्यूटेटर लगाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, आर्मेचर पर, तो उसमें खंड होता है, नहीं होता है कटिंग, ऐसे ये बनाया हुआ रहता है। तो उस खंड में 160 खंड है। कह रहा है कि दिया क्या हुआ है क्वेश्चन, ये कह रहा है P 8 पोल 500 वोल्ट, V कितना है 500 वोल्ट जनरेटर देता है वोल्ट, और ये कह रहा है कि 200 एम्पियर I टोटल IT बोल देते हैं, 200 एम्पियर करंट टोटल है, और ये Z कंडक्टर की संख्या कितना है 1280, कंडक्टर की संख्या से डिनोट करते हैं Z से, समझ रहे हैं ये। और ये जो है और क्या कह रहा है कि कम्यूटेटर खंड कितना है 160, कम्यूटेटर खंड, कम्यूटेटर का खंड कम्यूटेटर खंड है 160। तो एम्पियर टर्न प्रति पोल निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है, एम्पियर टर्न प्रति पोल निकालने के लिए क्या होता है जेड आई मैकेनिकल डिग्री यानी थीटा एम बटे 360। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा इस क्वेश्चंस के लिए। जेड इंटू आई इंटू 5 मैकेनिकल डिग्री और 360 से डिवाइड करेंगे। क्यों 360 से? कि एक टर्न में यानी कि एक चक्र में 360 डिग्री कम्यूटेटर घूमता है, एक सेगमेंट, समझ रहे हैं ना, इसीलिए 360 से डिवाइड देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, अब देखिए एम्पियर टर्न पर पोल निकालने के लिए फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में जेड आपको पता है, जेड पता है यहाँ पर, और आपको करंट जो पर पोल होना चाहिए पर पोल वो पता नहीं है। टोटल करंट आपको पता है 200 एम्पियर, लेकिन पर पोल निकालेंगे तो 8 पोल का है तो 200 एम्पियर। अगर यही एक पोल का होता तो क्या करते हैं 200 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट के आएगा 25 एम्पियर। ये जो करंट है ये एक पोल के लिए है। कितने के लिए? एक पोल। याद रखिएगा पर पोल एम्पियर टर्न की संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है, तो सारा का सारा चीज एक पोल पर निकालेंगे। एक पोल के लिए करंट, एक पोल पर सेगमेंट, एक पोल के लिए थीटा मैकेनिकल डिग्री, टोटल निकालेंगे। समझ गए ना? आइए आपको समझ में आ गया होगा यह फॉर्मूला थीटा जेड आई पर वैल्यू रखते हैं एक बार। देखिए इसमें थीटा मैकेनिकल है, थीटा मैकेनिकल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या करना, ये थीटा मैकेनिकल है, कह रहा है कि ये जो है टोटल 160 के लिए 160 के लिए निकालना है ना, तो टोटल डिग्री होता है 360 और जितना सेगमेंट है ना उतना सेगमेंट से भाग दे दीजिए तो ये टोटल डिग्री निकलेगा। तो ये कितना, एक सेगमेंट के लिए निकलेगा। देखिए 160 सेगमेंट के लिए 360 डिग्री, तो एक सेगमेंट के लिए निकलेगा 36/16। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन पूछा है कि 4 सेगमेंट अग्रवर्ती है, एडवांस है, तो 4 है ना, इसी में 4 से अगर गुना करिएगा तो 4 सेगमेंट के लिए निकल जाएगा। तो 4 सेगमेंट के लिए निकलेगा, 4 चौके 16 और 4 9 36, यानी 9 डिग्री निकल जाएगा। नहीं, 4 सेगमेंट के लिए, एक सेगमेंट के लिए 360/160, और अगर एक सेगमेंट के निकल गया तो 4 सेगमेंट के निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 4 सेगमेंट के लिए कितना डिग्री हो गया, 36/16 गुना 4, ये निकल गया 9 डिग्री। तो थीटा मैकेनिकल 4 सेगमेंट के लिए पूछेगा तो 4 सेगमेंट का वैल्यू रख देंगे। देखिए अब हम मान रखते हैं जेड पर, जेड का मान रखेंगे। देखिए जेड पर 1280, थोड़ा कलर बदल देता हूं मैं, 1280, और जेड है। अब पर पोल करंट कितना है 25 एम्पियर, 25 एम्पियर,
और करा थीटा मैकेनिकल, 4 सेगमेंट के लिए थीटा मैकेनिकल डिग्री होगा कितना 9 डिग्री। और देखिए जेड का मान आपने रख दिया 1280, आईपी पर पोल करंट रख दिया 25, थीटा मैकेनिकल रख दिया 9 और 360 से क्या करना है डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। तो 360 से भाग देने के बाद ये देखिए कैलकुलेशन करते हैं, 9 चौका 36 40 हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 तिया 12 4 दुनिया 8, क्या क्या बचा रिमेनिंग में 32 यानी 22 इंटू कितना हुआ 25, इसको आप गुना करेंगे तो एम्पियर टर्न पर पोल की संख्या आएगा। अब कितना आया 800, ऑप्शन देखिए 800, ये 800 है ना, ये कितना आया टर्न की संख्या 32 गुना 25, सॉल्व कर लीजिए 25 गुना 50, 25 या 75 5 80, 800 टर्न आ गया। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, लेकिन आप सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। आप इस सवाल को नहीं भी बना पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी IITA वाले छात्र के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, वो प्रैक्टिस और इसी तरह का क्वेश्चन अगर याद मेमोरी पावर सही है तो वो सॉल्व कर पाता है। समझ गए ना? तो आप नहीं समझे कि आपको नहीं बना तो सबको बन जाएगा, आपको नहीं बना, किसी को भी नहीं बनेगा। बनेगा तो कोई भी विरले 1-2 लड़के होंगे जो IITA के बाद डिप्लोमा किए होंगे, बीटेक किए होंगे, वही लोग बनाते हैं इसको। समझ गए ना? अगर आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो आप भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए माथापच्ची नहीं करना है, समझ गए? एक न्यूमेरिकल का थोड़ा टाइमिंग लिया, क्योंकि आपको समझना होता है न्यूमेरिकल आपको टाइम लेता ही लेता है, समझ रहे हैं ना? तो ज़्यादा परेशानी नहीं करना है। चले आगे, एम्पियर टर्न पर पोल का फॉर्मूला याद रखिए, थीटा मैकेनिकल निकाल लीजिए और कैलकुलेशन आपको निकाल लीजिएगा, ठीक है? चले आगे, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेवल लगे कि आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अनुभव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेमिनेशन ऑफ द स्टेटर इज नेसेसरी बिकॉज, कह रहा है कि लेमिनेशन ऑफ स्टेटर, कहाँ स्टेटर में लेमिनेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, कौन से करंट में पड़ती है? तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ ना आंसर, इसी आंसर को हम लोग समझते हैं और याद रखते हैं कि क्यों जरूरत होता है। कह रहा द फ्लक्स इज अल्टरनेटिंग व्हेन ए मोटर इज ऑपरेटेड फ्रॉम AC। जब फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगा, तो फ्लक्स अल्टरनेटिंग होगा तो उसमें ऑपरेटिंग करंट क्या होगा? AC होगा ना भाई। चेंजिंग किस में? AC में ही ना, मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम से मिनिमम होता है। DC में तो कोई चेंजिंग ही नहीं होता परिमाण में, 0 से जिस तरह का जो लेवल परिमाण है वही परिमाण हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं। AC में दिशा और परिमाण दोनों बदलता है, DC में दिशा नहीं बदलता है, परिमाण यानी एम्पलीट्यूड बदल सकता है। चलिए समझ गए लेमिनेशन क्यों आवश्यकता है? फ्लक्स में चेंजिंग के लिए लेमिनेशन की आवश्यकता होती है और AC पर जो काम करता है इसीलिए लेमिनेशन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में डैश। आपको पिछले क्वेश्चंस में, पिछले वीडियो के एनालिसिस में यही क्वेश्चन आया है, फिर यहाँ समझा तो दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ शुरू में जो समझाते हैं तो बहुत अच्छे समझाते हैं, टाइम देखिए। बाकी फिर से क्वेश्चन रिपीट होने लगता है तो वहाँ समय कम देते हैं। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप शुरू से इस वीडियो के पार्ट को देखिए। इतना ही नहीं, क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, चाहे वो UPPCL हो, ISRO हो, DRDO हो, DMRC हो, बिजली विभाग के कोई भी एग्जामिनेशन में हो, आपको क्वेश्चन रिपीट वही होते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बुक है NCBT में क्वेश्चंस कहाँ से लगवाई, उसी क्वेश्चन को आगे पीछे थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर देते हैं। 2-4 क्वेश्चन एडवांस देता है, बाकी सब क्वेश्चन एक ही रहता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए, आपके हित के लिए अच्छा रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट लाइटिंग व्यवस्था में, लाइटिंग में देखिए ऑप्शन सभी को पढ़ते हैं। कह रहा 10% नीचे की ओर होता है। अरे भाई कोई भी बल्ब डायरेक्ट आपके मुंह पर जलाया जाए तो उसका मैक्सिमम रोशनी आपके मुंह पर जाएगा ना, ये कह रहा है 10% जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले डायरेक्ट लाइटिंग क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप खुद आंसर दे देंगे, आप खुद आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। मैं बता देता हूं थोड़ा सा। चलिए देखिए ये क्या है, आप डायरेक्ट लाइटिंग को समझते हैं। आप अपने बल्ब को सीधा लटका दीजिए, टेबल रख दे नीचे, तो टेबल के नीचे जो डायरेक्ट आप पढ़ते हैं, ये बल्ब देखें डायरेक्ट लाइटिंग वाला, ये आपके टेबल पर डायरेक्ट रोशनी देता है, अगल बगल कहीं नहीं। मतलब मैक्सिमम रोशनी का जो भाग है ना भाई, वो आपके टेबल पर पड़ जाता है। तो कितना, लगभग 90% पड़ता है डायरेक्ट में। डायरेक्ट लाइटिंग में लगभग 90% रोशनी आपके टेबल पड़ता है, बाकी 10% क्या होता है, बिखराव हो जाता है।
समझ रहे हैं? सबसे पहले डायरेक्ट लाइटिंग का बता दिया, लेकिन लाइटिंग होता है कितने प्रकार का है थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ा सा। आइए देखिए ये क्या है, सभी प्रकार की लाइटिंग यहाँ पर इस फिगर में, इस ड्राइंग में आपको समझाया गया। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए एक होता है लाइटिंग के प्रकार में, पहला होता है डायरेक्ट लाइटिंग। डायरेक्ट लाइटिंग वैसा जो आपके टेबल पर देख रहे हैं डायरेक्ट रोशनी पड़ रहा है, वो डायरेक्ट लाइटिंग है। क्या है? डायरेक्ट लाइटिंग है। और इनडायरेक्ट लाइटिंग का मतलब क्या, आप एक टॉर्च को अपने घर के दीवार पर आपने से विपरीत दिशा में मारिए और वो रोशनी दीवार से टकराकर आपके पास आएगा, तो कितना आएगा? टॉर्च तो आप दीवार की तरफ घुमाए हैं, तो रोशनी लगभग आपको 10% ही आएगा, 90% दीवार पर चला जाएगा, दीवार से रिफ्लेक्ट होकर मात्र 10% आएगा। ऐसी स्थिति में जो लाइटिंग होगी उसको बोले इनडायरेक्ट लाइटिंग। और आगे होता है, तीसरा होता है सेमी डायरेक्ट लाइटिंग। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग क्या होता है? सेमी डायरेक्ट लाइटिंग मतलब आधा रोशनी आपके तरफ, आधा रोशनी एब्जॉर्ब में चला गया। मतलब आप अपने घरों में या टीवी में या मोबाइल में सीरियल में देखते हैं, आप जो बेड होता है उसके पास एक लाइट रखी होती है, ठीक है ना, वो 50% लाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और 50% रोशनी कमरा में देता है। आँख को शांति और उतनी लाइटिंग चकाचौंध नहीं होता है, क्योंकि आप बेडरूम में भी ऐसे यूज करते हैं। इसीलिए 50% जब आपके रोशनी आपके ऑब्जेक्ट की तरफ चाहिए तो उसको बोलते हैं सेमी डायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट का मतलब वही हुआ, सेमी डायरेक्ट का मतलब वो इनडायरेक्ट है, सेमी मतलब आधा उधर और कुछ मात्रा में आपके पास रोशनी आना चाहिए, सेमी इनडायरेक्ट होता है। एक डिफ्यूज लाइटिंग भी होता है। डिफ्यूज लाइटिंग जो आप नाइट बल्ब जलाते हैं ना, मतलब बल्ब जल रहा है लेकिन रूम में सिर्फ दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ना अंधेरा है ना रोशनी है, ऐसी लाइटिंग क्या है? डिफ्यूज लाइटिंग है। क्या? डिफ्यूज। तो आइए हम समझते हैं, डायरेक्ट में 90% आपके ऑब्जेक्ट पर आती है, 90% प्रकाश की मात्रा आपके ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पर आएगा डायरेक्ट लाइटिंग में, और इनडायरेक्ट में 10% नीचे की ओर आएगा, बाकी के बाकी 90% आपके विपरीत ऊपर की ओर चला जाएगा। सेमी डायरेक्ट में 50% आएगा, सेमी इनडायरेक्ट में 60%, और इसमें तो छोड़ दीजिए, डिफ्यूज में तो आपको न लाइट है न रोशनी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसका परसेंटेज आप याद नहीं रखना है, ये पूछता नहीं है, मैंने आपको प्रकार बता दिया। तो देखिए 10% नीचे की ओर आएगा, ये होगा इनडायरेक्ट लाइटिंग। 60% नीचे की आएगा, ये होगा आपको सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग। ये 90% नीचे की ओर आएगा, ये आपको डायरेक्ट लाइटिंग। समझ गए ना? डायरेक्ट लाइटिंग में 90% रोशनी आपके ऑब्जेक्ट यानी जिस बुक पर पढ़ रहे हैं बुक पर आएगा, तो होगा डायरेक्ट लाइटिंग। बहुत अच्छे से समझ में आया, देख लिया। इसी तरह से सभी क्वेश्चन, सभी एनालिसिस को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। समझ गए? चले आगे अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इन अ डीसी मशीन 4 पोल वेव वाइंडिंग इज यूज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। देखिए फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्या रिपीट हो गया? क्यों रिपीट हो गया भाई? यही क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, बार बार मैं लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग कर रहा हूं। लेफ्ट वाइंडिंग वेव वाइंडिंग थोड़ा समझ लेते हैं, फिर से समझते हैं। आइए कोई बात नहीं, आज अगर पहली बार देख रहे हैं ना आपको फिर से समझाते हैं, लेकिन आप जरूर पिछली वीडियो को जरूर जाकर देखिए। मैं बताता हूं, आप अगर लगातार इस सेशन को देखते हैं, आपके जिंदगी में आपके क्वेश्चंस में एकदम इजी प्रोसेस आएगा। समझ रहे हैं ना? बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा क्वेश्चन। समझ गए ना? कहते हैं ना कि बार बार कहते रसरी आवाज जागते सिल पर परत निशान। एक रस्सी पत्थर को काट सकती है, क्यों? क्योंकि बार बार रोज के रोज उसी पर घिसता रहता है। तो आप भी उसी तरह इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जैसे हमने बताया पीछे बताएं, आज वही आया, तो बड़ी आसानी से जो लोग देख रहे हैं कंटिन्यू उसको समझ में आ जाएगा, आपको भी आ जाएगा अगर आप पीछे जाके देखिए तो। आइए लेफ्ट वाइंडिंग में हम बता रहे हैं, लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है? A बराबर 2, सॉरी A बराबर P लेफ्ट वाइंडिंग में, यानी समांतर पथ की संख्या कितना होगा? पोल के संख्या के बराबर, जितना पोल उतना समांतर पथ की संख्या A। और होता है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में क्या होता है? समांतर पथ यानी A बराबर 2, यानी वेव वाइंडिंग में करंट के 2 ही रास्ते होते हैं, और लेफ्ट वाइंडिंग में जितने पोल की संख्या होते हैं उतने करंट के रास्तों की संख्या होती है। आइए कह रहा है ना कौन सा? वेव वाइंडिंग। सीधा सीधा बात है भाई, A बराबर 2, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही वेव वाइंडिंग नहीं होकर के लेफ्ट वाइंडिंग होता तो A बराबर P होता भाई। A बराबर P यानी पोल की संख्या 4, समांतर पथ की संख्या 4 होता। तब से कम यानी 3 HP का लगा लिए तो भी ये 7 या 21 लगभग 3000 वाट यानी 3 किलो वाट होना चाहिए हमेशा।
3 किलोवाट को सहन करना चाहिए। ऐसे ही तार का चयन करना चाहिए अपने घरों में। समझ में आया क्वेश्चन? देख लीजिए, चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करा है कि 3 फेज 440 वोल्ट 60 HZ प्रेरण मशीन यानी इंडक्शन मशीन में 3% सरपन है। सरपन मतलब स्लिप, 3% स्लिप कर जाता है तो घूर्णक धारा यानी रोटर करंट कितना, रोटर की फ्रीक्वेंसी, घूर्णक धारा की जो रोटर में करंट पैदा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन इसके बाद को समझना बहुत जरूरी पड़ेगा। सवाल बना देने से नहीं होगा, आपको सॉल्यूशन ला के आंसर ला देने से कुछ नहीं होगा। आइए समझते हैं पहले स्लिप होता क्या है। ये देखिए, ये एक स्टेटर है, किसका, मशीन का यानी अल्टरनेटर का। उसमें क्या होता है, स्टेटर होता है और उसमें वाइंडिंग किया होता है, समझ गए, और उसके अंदर में रोटर होता है। क्या होता है, रोटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टेटर में सप्लाई देते हैं RYB। इसके वजह से इस स्टेटर में पैदा होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, MF दे देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यानी घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र। ये घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जो है वह आपके इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है कि नहीं। तो इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि 50 स्पीड से घूमेगा ना तो 1 सेकंड में 50 रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, रोटेशन करेगा। लेकिन यहाँ पर कहा 60 है तो चलो भाई कोई बात नहीं, हम 60 ही मान लेते हैं, ये 60 ही मान लेते हैं। तो कह रहा है कि इसकी जो आवृत्ति है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वो 60 HZ है। कितना है, 60 HZ, 60 HZ। स्लिप बता रहे थे हम आपको। तो स्लिप क्या होता है, ये तो 60 से घूम रहा है, ये भी घूमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटर में घूमता हुआ चुंबकीय क्षेत्र और रोटर जो घूमेगा इसके स्पीड में क्या होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि आप दो दोस्त चल रहे हैं सेम साथ साथ, आप जितनी देर में 10 कदम चलते हैं आपके दोस्त उतनी ही देर में 8 कदम चलता है, तो आपसे कितना पीछे रह गया, 2 ना। तो आपके अकॉर्डिंग आप 10 कदम चले, आपका दोस्त 8 कदम चला, तो आप कहेंगे कितना पीछे रह गया, मतलब स्लिप कर गया। स्लिप में क्या होता है, आप जा रहे होते हैं, फिसल जाते हैं, फिसलना होता है। तो स्टेटर में जो स्पीड है मैग्नेटिक फील्ड का, उसी के लिए कितना पीछे हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है। समझ गए। तो क्या होता है फॉर्मूला, ये देखिए, परसेंटेज स्लिप बराबर फॉर्मूला होता है, ये आपको F डैश बटे F। एक मतलब क्या होता है, एक होता है ये जो F डैश है ना, ये रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी यानी रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है जो 60 HZ आपको दिया गया है। नहीं तो आपको रोटर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये परसेंटेज 3% है और ये रोटर फ्रीक्वेंसी गुना होकर इधर चले आएगा अगले साइड में, तो ये 60 हो जाएगा। तो 60 में 3% से गुना करेंगे तो ये देखिए परसेंटेज को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा अंडर 100, आएगा कि नहीं। इसको गुना करें तो 180 और बटे में हो जाएगा 100। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना होगा 1.8, तो ये 1.8 हर्ट्ज आपका आंसर हुआ HZ। समझ गए बात को। तो परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या परसेंटेज स्लिप में होता है F डैश बटे F, यानी F डैश हुआ रोटर फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है नीचे वाला। तो सभी का मान रख देंगे तो आपको आ जाएगा रोटर करंट का घूर्णन का फ्रीक्वेंसी। समझ गए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है कि इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरी, कह रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट कैरी करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है। देखिए पीएनपी, पी जो होता है ना, पी टाइप, ये होता है त्रिसंयोजी बोलते हैं इसको ना, इन्फिनिटी वाला, जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो। और ये एन जो है ना वो होता है पंच संयोजी, पंच संयोजी
यानी इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें 3। तो यहां पर पी टाइप में क्या होता है, करंट कैरिंग करने के लिए होल, देख रहे हैं होल। तो करंट कैरी मतलब करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए होल की आवश्यकता होती है, होल के माध्यम से जाता है। इसीलिए पीएनपी ट्रांजिशन में करंट को कैरी मतलब ढोने के लिए होल की आवश्यकता है, यानी इसमें किसका, होल, चार्ज कैरियर कौन होता है, होल होता है। तो याद रखिएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट कैरिंग होल के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर यानी 46। करदिष्ट धारा संयंत्र में दिक् परिवर्तन का एकमात्र उद्देश्य है। भाई दिक् परिवर्तक मतलब ये क्या है, कम्यूटेटर। याद रखिएगा दिक् परिवर्तक को कम्यूटेटर बोलते हैं। कम्यूटेटर का काम तो आप जानते ही हैं, बार बार हम भी चर्चा किए हैं, आप पिछले वीडियो में जरूर देखिए, हर चीज़ को डिटेल से बताया गया है विथ फिगर, पूरी एनालिसिस के साथ। आज इसमें क्या पूछा कि दिक् परिवर्तक कम्यूटेटर का काम क्या, प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को यानी एसी को क्या डीसी में बदलने का काम करता है। एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का काम किसका होता है, कम्यूटेटर में। ये यूज होता है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में। डीसी जनरेटर में क्या होता है, कोई भी डीसी जनरेटर हमेशा जो उत्पन्न करता है वो एसी करता है, और जब बाहर देता है तो कम्यूटेटर के थ्रू एसी को डीसी में बदल के देता है। और डीसी मोटर जो चलता है तो आप बाहर से एसी सप्लाई देते हैं, वो कम्यूटेटर लगा होता है, एसी को डीसी में बदल के मोटर को देता है, और मोटर आपका घूमता है और नाचता है। समझ में आया। तो इसका काम है एसी को डीसी में बदलना, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करना। दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर का काम। ये कम्यूटेटर देख रहे हैं, ये कम्यूटेटर है जो आर्मेचर वाइंडिंग के आगे लगा होता है, इसी का काम है एसी को डीसी में बदलना। समझ दिख पा रहे हैं। चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड विल बी बेस्ट ड्राइवर ए शंट मोटर। मतलब ऐसा कौन सा ये शंट मोटर जो है वह बेस्ट ड्राइविंग में क्यों होता है, कौन सा पंप लगाने पर। तो ऑप्शन में देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव में शंट, भाई शंट तो नहीं होता है, लोकोमोटिव में सीरीज जनरेटर होता है ना भाई, सीरीज जनरेटर। फैन में तो सीरीज ही होता है और कैपेसिटर वाला होता है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में शंट का होता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि शंट वैसे जगह पर यूज होता है जहां पर क्या होता है कि लोड आगे बढ़े पीछे बढ़े कम बढ़े उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। रेसिप्रोकेटिंग पंप आपको बता दें ऐसा पंप होता है जहां पर पानी कम ले जाए लेकिन अधिक प्रेशर से ले जाने की आवश्यकता हो, बहुत स्पीड से। जैसे आप देखते होंगे आप अपनी गाड़ी को धोने के लिए ले जाते हैं तो वहां पर एक पंप लगा होता है, ठीक है, वो इतना पानी कम देता है लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा देता है। और ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा जो मोटर पानी वाला पंप होता है ना, वो देखिए कहाँ होता है, वहां पर होता है कि जहां पर नगर निगम वाला आपके घरों में जब नाली भर जाती है, आपके घर में जब क्या टब भर जाता है तो क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं किसी कहीं दूर, और पतला सा पाइप लगा करके उसमें लगा देते हैं। वहां पर जो मोटर यूज होता है ना वो रेसिप्रोकेटिंग मोटर होता है, पंप होता है, सॉरी पंप। तो इस पंप में यूज करने के लिए ये शंट मोटर की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शंट मोटर समझ गए कहाँ होता है, रेसिप्रोकेटिंग में, यानी अधिक दाब अधिक प्रेशर वाला जहां पर पंप लगा हो वहां पर कौन सा ये यूज करेंगे, टीसी शंट मोटर का। समझ गए ना, क्वेश्चन समझ में आया, रेसिप्रोकेटिंग पंप भी समझ में आ गया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चले अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि DOL स्टार्टर इज यूज्ड फॉर डैश इंडक्शन मोटर। अब बताइए DOL स्टार्टर कहाँ यूज करते हैं। तो DOL स्टार्टर होता क्या है, स्टार्टर ये DOL होता है ना AC मशीन यानी मोटर को यूज करने के लिए। DOL का मतलब हुआ डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों बोलते हैं कि आप अपने घर में जो मोटर पानी चढ़ाने के लिए लगाते हैं पानी के लिए, तो वहां क्या करते हैं, एक स्टार्टर लगा होता है, वहां पर लाल बटन होता है और ये देखिए
एक ग्रीन बटन होता है, एक लाल होता है। तो ये एक होता है स्टार्ट बटन, एक होता है स्टॉप बटन। आप लाइन देते हैं और ग्रीन बटन दबा देते हैं, आपका मोटर चल रहा होता है। अचानक क्या होता है कि आप तो चला के अपने घर में चले गए, अरे भाई पानी टंकी में भरेगा तब बंद करेंगे, तब तक बीच में क्या हुआ, आपका लाइन कट गया। लाइन कट गया, वो अचानक क्या करता है, लाइन कट जाता है तो उसमें दो सेपरेट भाग का एक इसमें कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो अलग हो जाता है और आपके सप्लाई को काट देता है। ठीक है, काट दिया, हो सकता है लाइन अगर आ जाए तो वो स्टार्ट नहीं होगा, फिर से आपको स्टार्ट बटन आके दबाना पड़ेगा। इसमें यही सुविधा है कि आपके बगैर, आपके मर्जी के बिना ये मोटर नहीं चल सकता है। बाकी इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। चलाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये यूज किया जाता है। ओवरलोडिंग में भी ये क्या करता है, अधिक करंट जाएगा तो ये कट हो जाएगा, और इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है वो यूज, देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कितने पावर के मोटर तक का यूज करते हैं, तो 5 HP तक का जो मोटर आप अपने घरों में लगाएंगे तो वहां यूज करेंगे किसका, DOL स्टार्टर का। तो ऑप्शन में आके देखते हैं क्या कर रहा है कि लो रेटिंग। ये सब जो 5 HP तक जो भी होता है ना, उसको लो रेटिंग में रखा जाता है। अगर वो 5 HP से अधिक का मोटर चला जाता है तो उसके बाद मीडियम रेटिंग में, फिर हाई रेटिंग में रखते हैं। लेकिन 5 HP तक का जहाँ पर मोटर होगा, लो रेटिंग में होगा, उसके लिए कौन सा स्टार्टर, DOL स्टार्टर यूज करेंगे। समझ गए, DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। चलिए आगे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि दिष्ट धारा मोटर का शाफ्ट बलाघूर्ण, मतलब शाफ्ट टॉर्क और आर्मेचर टॉर्क, कह रहा है कि शाफ्ट टॉर्क उसके आर्मेचर टॉर्क से डैश हानि के कारण कम होता है। भाई आपको दिखाते हैं आपको कि शाफ्ट टॉर्क, ये देखिए एक मोटर है, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाते हैं। ये है आर्मेचर, ये देख रहे हैं ना, ये आर्मेचर है और ये शाफ्ट। तो कह रहा है कि ये जो आर्मेचर टॉर्क है, इस पर जो बल उत्पन्न होता है, जो डेवलप टॉर्क होता है, डेवलप टॉर्क मतलब ये जितना टॉर्क, जितना बल उत्पन्न करेगा उतना बल शाफ्ट पर नहीं मिलता है। कहने का मतलब है ये किस वजह से नहीं मिलता है, घूर्णन की वजह से जितना उत्पन्न होता है उतना शाफ्ट पर नहीं मिलता है, यानी आर्मेचर पर अधिक होता है और शाफ्ट पर कम होता है। ये कमी किसके कारण होता है, ये कमी होता है घूर्णन के कारण। किसके कारण, घूर्णन के कारण, यानी फ्रिक्शन के कारण ये कमी होती है। इसलिए आर्मेचर टॉर्क शाफ्ट टॉर्क से अधिक होता है, या यूं इस तरह कहिए कि शाफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। ये वजह है घूर्णन के लिए। ऑप्शन में किसके कारण हुआ, घूर्णन के कारण ये होता है। शाफ्ट टॉर्क उसके आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। समझ गए क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर में, यानी परिणामित्र और ट्रांसफार्मर एक ही नाम, घबराना नहीं है, एक हिंदी है, वही ऑब्लिक देके ट्रांसफार्मर लिख दिया है। दो प्रेरणित कुंडली, मतलब दो इंडक्टिव कॉइल होती है। कैसे होता है, ऑप्शन को पढ़ते हैं। अरे होती है हम भी जानते हैं, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, आइए देख रहे हैं। कह रहा है कि ये, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक। कह रहा है विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित। इस और ऑप्शन है विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग, विद्युत रूप से संबंधित और चुंबकीय रूप से संबंधित, चुंबकीय रूप से असंबंधित होगा और विद्युत रूप से भी असंबंधित। तो कहने का मतलब ये बार बार हर बात को क्या समझ में, इतना चीज बोले आपको समझ में नहीं आया ना, चलिए अच्छे से समझाते हैं। का इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ये जो दो कुंडली होती है ना, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, यानी प्राथमिक कुंडली और एक होता है सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली, दोनों किस तरह से जुड़े होते हैं आप देखिए, दिखा देते हैं, आंखों देखा हाल देखिए। ये कोर है ट्रांसफार्मर का, इस पर एक वाइंडिंग किया गया है, इस पर भी वाइंडिंग किया गया है। देखिए इस कॉइल का इस कॉइल से कोई लेना देना है। अब विद्युत रूप से अगर तार में वोल्टेज या करंट जाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते तब होता है विद्युत रूप से कनेक्ट। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये विद्युत रूप से अलग है लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ है। कैसे कि इसमें जो सप्लाई देते हैं प्राइमरी में सप्लाई देते हैं
और इसका जो फ्लक्स निकलता है यह फ्लक्स इस कोर के माध्यम से इसमें चला जाता है। जा रहा है ना, ये देख रहे हो एरो की तरफ से दिख रहा है कि नहीं। तो ये चुंबकीय रूप से इस कॉइल से संबंधित है, लेकिन विद्युतीय रूप से नहीं है, क्योंकि इस कॉइल का तार इस कॉइल के तार से कोई वास्ता नहीं है। समझ रहे हैं ना, इसीलिए कह रहा है कि विद्युतीय रूप से अलग है लेकिन चुंबकीय रूप से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना, समझ में आया। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। तो देखिए कितना होना चाहिए, ये आपको याद रखने के लिए क्वेश्चन है कि आपको अगर 200 मिली एम्पियर से अधिक अगर करंट जाएगी तो आपका हाथ का चमड़ा जल सकता है, आपकी स्किन जल सकती है और आपको लग जाएगा लाइट। तो आप चिल्लाएंगे कब, जब 200 मिली एम्पियर से अधिक आपको अगर सप्लाई आएगा तो आप मुंह ऐसे बांध दीजिएगा। मतलब ये एसी डीसी है, कैसे जाना है वो समझ लीजिए। 200 मिली एम्पियर से एक्स्ट्रा करंट आएगा तो हाथ भी जल सकता है, आपका मुंह का स्किन भी जल सकता है, कोई हाथ ही का नहीं। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी चौथा नंबर 200 मिली एम्पियर से अधिक। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग केवल दिष्ट धारा मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा विद्युत मापक यंत्र है जो सिर्फ डीसी करंट या डीसी वोल्टेज को मापता है। इस बात को समझते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। देखिए अस्थाई चुंबक चल कुंडली, यानी ये होता है एमसी मूविंग कॉइल, है ना। चल कुंडली मूविंग कॉइल, चल मतलब मूविंग और कुंडली मतलब कॉइल, मतलब एमसी टाइप। पहले भी बताया मैं हर वीडियो में, जो आपका सीरीज एनालिसिस चल रहा है ना, वहाँ हर बार चर्चा आता है, वहाँ पर हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हैं एमसी कॉइल क्या है, कैसे काम करता है। ये डीसी है ना, और एसी के लिए हम लोग एमसी नहीं एमआई यूज करते हैं, मूविंग आयरन, मूविंग आयरन। तो डीसी के लिए अस्थाई, इसी को पूरा नाम बताएं, अस्थाई चुंबक चल कुंडली का पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, यानी पीएमएमसी। पीएमएमसी का पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट, लिख देते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी का पूरा नाम क्या हुआ, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। हिंदी में बात करें तो अस्थाई चुंबक चल कुंडली मीटर। बहुत सारे बातें हमने बताया इसमें, ये आपको अगले क्वेश्चन के लिए भी मदद करेगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और आराम से समझिए। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक कलर कोडिंग कार्बन प्रतिरोध में कोड बाएं से दाएं निम्नानुसार दिया गया है। तो हरा, नीला, पीला, सुनहरा ये सारे कोड है। तो प्रतिरोधक जो कार्बन कोडिंग होता है उसका सहनशीलता और क्या कर रहा है, अवतरित प्रतिरोध और सहनशीलता ज्ञात करें। भाई इसमें कार्बन कोडिंग का आपको कलर कोड याद होना चाहिए। कलर कोड मतलब सभी जितने भी कलर हैं उसके लिए कलर कोडिंग की व्यवस्था है। आपको दिखा दें, देखिए सभी कलर कोड जितने भी आपको कलर हैं उसके लिए कोड और सहनशीलता दिया हुआ रहता है, आपको याद करके रखना चाहिए। देखिए ब्लैक के लिए 0 कलर कोड 0 है, और ये ब्राउन के लिए कलर कोड 1 होता है, और रेड के लिए 2 होता है, ऑरेंज यानी नारंगी कलर के लिए 3 होता है, येलो मतलब पीला कलर के लिए 4 होता है, और टॉलरेंस की बात मल्टीप्लायर भी है, और टॉलरेंस यानी सहनशीलता भी दिया गया है। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसको शॉर्टकट याद रखने के लिए बीबी रॉय हैज ग्रेट ब्रिटेन वाला फॉर्मूला है, वो आप हमेशा पढ़िए। तो बीबी रॉय GBVG ये आपको स्पेशल शॉर्टकट है। ये बी पहले ब्लैक से शुरू किए थे, देखिए बी ब्लैक से शुरू किए थे पहले, फिर दूसरा बी ब्राउन से शुरू किए थे, फिर रेड से, फिर ओ मतलब ऑरेंज, जितना भी कैपिटल है सब आगे आगे कलर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 आसान होता है, इसीलिए आप इसको ये याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा।
लेकिन चलिए अब इसको क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। देखिए कह रहा है ना हरा कलर है, तो हरा का कलर कोड है ग्रीन है, ग्रीन का कलर कोड होता है 5, ठीक है। और क्या कर रहा है, नीला है यानी ब्लू है, तो ब्लू का कलर कोड कितना होता है, ब्लू का कलर कोड होता है 6। कितना होता है, 6। देखिए आ रहा है ना, मिल रहा है ना धीरे धीरे, लेकिन आगे भी चलेंगे। बात कर रहा है उसके बाद क्या है, ये सुनहरा है यानी सिल्वर है, तो सिल्वर का जो होता है वह कलर कोड नहीं होता है, उसका टॉलरेंस होता है। क्या होता है, टॉलरेंस। तो ये जो है टॉलरेंस की बात करें यहाँ पर कितना है, सुनहरा, तो उसका टॉलरेंस होता है आपको ±5%। कितना, ±5%। तो याद रखिएगा 56 और ±5% है यहाँ पर। ये दोनों एक ही तरह से ऑप्शन में लिखा गया है, याद रखिए। ये भी ऑप्शन हो सकता था, दोनों एक ही है। ये है ना 56000 ±5% और 5600 ±5%। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, इसलिए कि आपको याद रखिए ऑप्शन में दोनों चीज़ें हैं, लेकिन 2 बार लिख दिया गलत है। लेकिन ये कोई जो ऑप्शन सही है वो ले लीजिए, आप ये भी सही कर सकते हैं दोनों। तो इसका कलर कोड आपको याद रहना चाहिए, तब आपको आंसर मिलेगा। समझ गए ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, 54 क्वेश्चन यानी 54 में है कि एक NPN यानी PNPN उपकरण जिससे छोटे धनात्मक गेट धारा और चालन प्रेरित किया जा सकता है, एक ऋणात्मक गेट संख्या के द्वारा बंद किया जा सकता है। ऐसा कौन सा है जो धनात्मक करंट यानी पॉजिटिव करंट गेट करंट दे करके चालू कर दिया जाता है और ऋणात्मक गेट करंट दे करके बंद किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा चीज होता है PNPN वाला, उसका नाम होता है GTO। GTO का मतलब होता है गेट टर्न टर्न ऑफ। गेट टर्न ऑफ क्या है, एक ऐसा स्विचिंग सर्किट है जिसमें आप पॉजिटिव करंट गेट करंट दे करके आप इसे ऑन कर सकते हैं और निगेटिव करंट दे करके ऑफ कर सकते हैं। ये होता क्या है, थोड़ा सा बताते हैं। 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है। ये देखिए यहाँ पर है, ये है ना, यानी कि 2 PNPN, एक PNP ट्रांजिस्टर और दूसरा PNP ट्रांजिस्टर को ऐसे जोड़ देते हैं, सैंडविच करते हैं, तो ये PNPN बनता है। PNPN में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक गेट होता है। इसका सिंबल GTO का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। तो एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर से मिलता है, विपरीत क्रम में जोड़ने पर बनता है एक GTO। इसके गेट में अगर पॉजिटिव, ये गेट है, इसमें आप पॉजिटिव धनात्मक करंट देंगे तो ये ऑन होगा, इसी में ऋणात्मक यानी निगेटिव माइनस देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये स्विचिंग सर्किट में अच्छे से पढ़ते हैं कि GTO को इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो GTO इज आंसर है इसका। डाइक तो ट्रैक पढ़ा दिए थे, 2 SCR विपरीत क्रम में समांतर में लगे होते हैं, वो होता है ट्रैक। ये डाइक SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का समझ गए। गेट टर्न ऑफ, ये है अगला क्वेश्चन। किस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इसे उत्पन्न करने के लिए कहते हैं कि उत्पन्न कारक के विपरीत होता है। मतलब सीधा सीधा समझिए, ऐसा कौन सा विद्युत वाहक बल है कि उत्पन्न करने वाले का विरोध करता है। तो ये तो साधारण सी बात है, ये लेंज लॉ कि जिसके कारण कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी उत्पन्न होती है तो वह उसी का उत्पन्न करने वाले का ही विरोध करता है। ये नियम होता है लेंज नियम के अनुसार। किसके अनुसार, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं, ये विद्युत अपघटन, ये फैराडे का लॉ, ये ओम्स लॉ, ये नहीं होता है। इसके लिए ओम्स लॉ होता है V = IR, इसमें कोई विरोध करने की बात नहीं होता है। उसके बाद ये अगला है क्या, फैराडे का ये भी नहीं होता है। फैराडे में तो उत्पन्न करने वाला विरोध नहीं करता है। विद्युत अपघटन के नियम इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका कोई बात ही नहीं है। समझ गए। तो एक ही बात है, लेंज लॉ उत्पन्न करने वाले बल का स्विंग उसका विरोध करता है। लेप वाइंडिंग इज प्रिपेयर्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ डीसी मशीन। कह रहा है कि लेप वाइंडिंग जो करते हैं वो कौन सी मशीन के लिए करते हैं।
तो लैप वाइंडिंग की जरूरत क्या पड़ती है, कौन सा ऐसा मशीन होता है जहाँ पर लैप वाइंडिंग करते हैं, क्या जरूरत होती है। तो देखिए एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। आपको याद के लिए बता देता हूँ, ऑप्शन उसी से आपको मिल जाएगा। लैप वाइंडिंग करते हैं हाई करंट के लिए, मतलब उच्च धारा, हाई करंट, हाई करंट और लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, ये लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं। अच्छा वेव वाइंडिंग की बात करते हैं ना, वेव वाइंडिंग की, तो वहां पर करंट मतलब लो करंट, लो करंट और हाई वोल्टेज। ऐसी स्थिति आपको ये चाहिए ना, हाई वोल्टेज, समझ रहे हैं ना, ऐसी कंडीशन में चाहिए। तो दोनों का आपको बता दिए। तो लैप बात करते हैं हाई करंट, देखते हैं कहाँ है हाई करंट लो वोल्टेज, खोजिए हाई करंट लो वोल्टेज, हाई करंट लो वोल्टेज लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग लो करंट हाई वोल्टेज, ये वेव वाइंडिंग के लिए होगा पहला वाला, समझ गए। तो आपका आंसर जो है उसको करेक्ट रखिए, लैप वाइंडिंग हाई करंट लो वोल्टेज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द कंडीशन ऑफ फॉर मैक्सिमम इफिशिएंट ऑफ डीसी जनरेटर। कह रहा है कि आपका डीसी जनरेटर कब अधिक क्षमता, अधिक इफिशियंसी पर काम करेगा। देखिए भाई सीधी सी बात है, इफिशियंसी किसी भी मशीन का, किसी भी पार्ट का, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का तब होता है जो लॉस कम देता है और आपको आउटपुट पूरा का पूरा देता है, समझ गए ना। तो जितना उत्पन्न हुआ उतना आपको मिल जाए तो अच्छे इफिशियंसी है। क्या जनरेटर में क्या उत्पन्न होता है, वोल्टेज, जितना वोल्टेज आपको जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न होगा उतना अगर आपको मिल जाता, आपको मिल गया, आप उसका यूज कर पाए तो दक्षता के लिए अधिक है। अगर उत्पन्न हुआ 200 और मिला आपको 50, 150 खर्चा ही हो गया, तो वैसे जनरेटर का क्या काम, उसकी इफिशियंसी कम होगी। तो बात करते हैं यहीं पर कि वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस जब बराबर हो जाता है तो ये होता कब है मैक्सिमम, जब उसमें कोर लॉस होता है, समझ गए। कोर लॉस अगर बराबर हो जाता है वेरिएबल, वेरिएबल लॉस मतलब क्या, लोड बढ़ाते हैं तो कॉपर लॉस कम ज्यादा होता है। वेरिएबल यानी कॉपर लॉस, कांस्टेंट लॉस मतलब आपको जो कोर में लॉस होता है, यानी जो फ्रिक्शन लॉस होता है, यानी जो घर्षण के कारण लॉस होता है, वो बहुत कम होता है। उतना कम अगर कॉपर लॉस हो जाएगा, यानी कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के अगर बराबर हो जाएगा, तो ये आपको जो जनरेटर होगा वो अधिक दक्षता माना जाएगा, अधिक दक्षता देगा, यानी कि अधिक से अधिक आपको वोल्टेज, अधिक से अधिक आपको आउटपुट देता है। आपको इसमें चर्चा बहुत डिटेल से की है पीछे, आप वीडियो जाकर देखिए, और उसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट, ट्रांसफार्मर में इसी बात का क्वेश्चन हुआ है और पीछे मशीन में भी इस बात का चर्चा हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या है, वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होगा, उस समय आपके किसी भी जनरेटर, किसी भी मशीन का आपको इफिशियंसी यानी इफिशिएंट अधिक होगा, समझ गए। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन करा है कि डीसी धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश बनाता है। भाई देखिए बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई भी शंट जनरेटर है ना, तो शंट जनरेटर में आप क्या करिए, ये ऐसा जो विधि है, ये नियंत्रण मोटर का शंट करंट नियंत्रण जो होता है वो आप शंट जनरेटर, ऐसा शंट जनरेटर है या आर्मेचर है, क्वेश्चन शंट मोटर है, सॉरी हाँ शंट मोटर है। शंट मोटर ना ऐसा मोटर है जिसमें अचानक से मान लीजिए लोड खाली हो गया तो भी उसी स्पीड में चलेगा, और लोड है ना तो भी अपने मैक्सिमम उसी स्पीड में चलेगा। लोड के बढ़ने और घटने से उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह नियंत्रण किस पर, जैसे एग्जांपल के ऊपर एक आइसर ट्रैक्टर होता है, एक मेसी होता है। तो आइसर ट्रैक्टर देखिए जब लोड नहीं है तो बड़ी स्पीड से भागेगा नहीं, और जब मेसी हो स्पीड लोड हो नहीं हो उसी स्पीड में चलेगा वो। अगर आप आइसर ट्रैक्टर पे 1000 उसके ट्रॉली में 1000 के बदला 1200 ईंट रख दीजिए तो दम टूट जाएगा, फट 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 करके दम तोड़ देगा वो, मतलब बहुत स्लो चलेगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन शंट मोटर ठीक उसी प्रकार एक डीसी मेसी ट्रैक्टर की तरह ही एक डीसी शंट मोटर भी होता है, तो उसमें लोड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बदलते तेजी से बदलते भार के कारण उपयुक्त होता है ये विधि। तो कितना भी तेजी से भार बदलिए वो अपना स्पीड, अपना टॉर्क नहीं बदलता, समझ गए ना। तो इसीलिए
कह रहा है कि गति नियंत्रण के लिए प्रतिरोध विधि में आर्मेचर का उपयोग करते हैं। किसके लिए? तेजी से बदलते हुए भार के लिए उपयुक्त है। समझ रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा मोटर के आर्मेचर द्वारा विकसित यांत्रिक शक्ति डैश के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब, क्वेश्चन को फिर से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से समझते हैं कि डीसी मोटर के आर्मेचर द्वारा डेवलप मैकेनिकल पावर यानी विकसित यांत्रिक शक्ति। ये देखिए, ये एक मोटर है, तो ये आर्मेचर। इस मोटर में जो शक्ति उत्पन्न होगा वो आर्मेचर में होगा नहीं। आप जब सप्लाई देते हैं आर्मेचर कम्यूटेटर पर तो शक्ति उत्पन्न होती है आर्मेचर में, करंट जाती है आर्मेचर में। तो आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति किसके बराबर होगा? तो मोटर में कौन सी शक्ति देते हैं? मोटर में लाइन देते हैं, यानी पावर होगा P बराबर होता है VI यानी वोल्टेज इंटू करंट। ये वाट में जाएगा नहीं। तो यही जो शक्ति उत्पन्न होगा इस शाफ्ट पर जो मिलेगा, मान लीजिए मोटर तो SP में मिलेगा, तो SP को आप वाट में बदल सकते हैं। तो ये कितना वाट पावर देगा? जितना आप सप्लाई देते हैं, यानी P बराबर VI, पावर इलेक्ट्रिकल पावर है, वो मैकेनिकल पावर देगा। तो जितना आप बिजली का सप्लाई देंगे, शक्ति देंगे, उतना ही ना मैकेनिकल में निकलेगा भाई। ऐसा तो नहीं है, ये बदल देता है इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल में, लेकिन पावर तो उतना ही देगा ना शाफ्ट पर, कितना जितना आप देते हैं। तो कहने का मतलब है कितना, ये कह रहा है आर्मेचर करंट और बैक EMF मतलब वोल्टेज EMF। तो इसमें इसका आर्मेचर में करंट बाहर से देते हैं और इसमें जो डेवलप EMF होता है, वोल्टेज होता है, उसके गुणनफल के बराबर ही आपके शाफ्ट पर पावर मिलेगा। समझ गए बात को? अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो किसके बराबर देगा? जितना आप इनपुट देंगे उसके आउटपुट के बराबर आपके शाफ्ट पर जो शक्ति देगा वो बराबर होगा आर्मेचर करंट और बैक EMF यानी पश्च विद्युत वाहक बल का। बैक EMF क्या होता है इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर बैक EMF उसमें उत्पन्न होने वाला इस करंट की वजह से इस कॉइल में उत्पन्न वोल्टेज इंड्यूस्ड EMF होता है बैक EMF। समझे? ये 59 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। चले आगे। ये ध्यान से देखिए, कह रहा है कि श्रृंखला में जुड़े 10 सेल 15 वोल्ट उत्पादित करता है। कितना? 10 ट्राई सेल 15 वोल्टेज उत्पादित करता है। समांतर में अगर उसी को जोड़ देंगे तो कितना वोल्टेज उत्पादन करेगा? तो सीरीज और पैरेलल आपको अगर फार्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आराम से देख सकते हैं कि मान लीजिए 10 सेल है, 10 वो ना 10 सेल का यही होता है, 10 सेल है। फिर से बनाते हैं हम इसको, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, इसी तरह 10 सेल है। कितना? 10। इस सब का जो सप्लाई अपन लेते हैं तो ये देता है 15 वोल्ट। कितना टोटल? 15 वोल्ट लगा हुआ किसमें? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या है, टोटल वोल्टेज जोड़ दिए, 10 गो सेले है और 15 वोल्ट दे रहा है। तो मान लीजिए 15 वोल्ट दे रहा है 10 गो सेल, तो एक गो सेल कितना देगा? 15/10 नहीं, एक सेल का वैल्यू हो जाएगा 15। तो जब ये समांतर में जुड़ेगा, इसी को समांतर में जोड़ देंगे 10 को, तो समांतर में क्या है? वोल्टेज समान, यहाँ भी वोल्टेज समान, यहाँ भी वोल्टेज समान, यहाँ भी वोल्टेज समान होगा। तो क्या करेंगे? सभी का टोटल वोल्टेज हो जाएगा 1.5, यानी समांतर में वोल्टेज एक सेल और सभी को जोड़ देंगे तो भी 1.5 वोल्ट ही रहेगा। आपको सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ गए? तो आज का क्वेश्चन कितना, इसका आंसर क्या हुआ? तो समांतर में 1.5 हो जाएगा और इसी को 10 सेल को अगर एक का 1.5 है और सीरीज में जोड़ेंगे तो सभी को जोड़ करके कितना? 15 वोल्ट मिला था। नहीं, तो ऑप्शन ये समांतर के लिए 1.5 हो गया। और आपका ये क्वेश्चंस यहाँ से आज स्लॉट के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चंस है। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी विदा लेने से पहले मैं बता रहा हूँ कि आप जरूर इस चैनल को, इजी वे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको यानी आपके दोस्तों को जो फिटर ट्रेड और अदर ट्रेड पढ़ रहे हैं उसके सभी क्वेश्चंस एनालिसिस इसरो के और RSC ट्रेड के डिफरेंट ट्रेड के मिल रहे हैं। इसका कंप्यूटर भी कराया जा रहा है, इसी का मैथमेटिक्स रीजनिंग भी कराया जा रहा है। आप जरूर देखिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। तब तक के लिए थैंक यू।